स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। कहानी कुर्सी की में आज हम बात करेंगे दिल्ली की सत्ता की कहानी की। हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतिहास रच दिया। 32 साल बाद देश की राजधानी दिल्ली में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की। जो बीजेपी पिछले चुनाव में 8 सीट पर सिमट गई थी, उसने इस चुनाव में 70 में से 48 सीटें जीती। देश की सियासत में 32 साल के सूखे के बाद इस तरह के बम्पर मेजॉरिटी लाना बेशक एक करिश्मा है। 32 साल में पार्टियां खत्म हो जाती हैं, जनरेशन बदल जाती हैं, कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट जाता है, नेता लड़ते लड़ते थक जाते हैं। लेकिन दिल्ली में पिछले 32 साल में बीजेपी लड़ती रही और फिर दिल्ली जीत की कमान मोदी ने अपने हाथों में ले ली। इसके बाद जो हुआ वो सबके सामने है। साल 1991 में दिल्ली को राज्य का दर्जा मिला और 1993 में यहां पहला विधानसभा चुनाव हुआ। इस चुनाव में बीजेपी ने 70 में से 49 सीटें जीती थी। ये 32 साल पहले की बात है और अब 32 साल बाद एक बार फिर बीजेपी ने मोदी के नेतृत्व में वही जीत हासिल की। 45.56% वोट शेयर के साथ बीजेपी ने दिल्ली में 48 सीटों पर कब्जा जमा लिया। आम आदमी पार्टी हाफ हो गई और कांग्रेस पूरी तरह से साफ हो गई। 1993 में जब बीजेपी ने दिल्ली फतह की थी तो मदन लाल खुराना सीएम बने थे। बीजेपी ने इन 5 सालों में 3 मुख्यमंत्री बदले। मदन लाल खुराना के बाद साहिब सिंह वर्मा को सीएम बनाया और आखिर में सुषमा स्वराज को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया गया। अब एक बार फिर दिल्ली में बीजेपी ने फतह हासिल कर ली है। दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, ये तो सबसे बड़ा प्रश्न है ही। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कैसे माइक्रो मैनेजमेंट के बलबूते पर दिल्ली की इस जंग को फतह किया, अरविंद केजरीवाल को उनके गढ़ में शिकस्त दी, कैसे बड़े बड़े चेहरों को बीजेपी के उम्मीदवारों ने पटकनी दी, ये जरूर चर्चा का विषय बना हुआ है। इस पर जरूर बातचीत हो रही है क्योंकि एक तरफ बीजेपी है जो एक के बाद एक मुश्किल किलों को भी फतह कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की भी कहानी है जिसका बुरा प्रदर्शन लगातार दिल्ली के चुनावों में देखने को मिल रहा है। वोट शेयर लगातार घट रहा है। अब आप समझिए दिल्ली की या देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस इन चुनावों में 68 ऐसे उम्मीदवार हैं 70 में से जो अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए, उनकी जमानत भी जब्त हो गई। आपको जानकारी दें कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जीत का मुंह नहीं देखा था। इसके बाद दिल्ली में कांग्रेस के उदय के साथ शीला दीक्षित का दौर शुरू हुआ था। 1993 के बाद एक इलेक्शन जीता बीजेपी ने जरूर, लेकिन उसके बाद लगातार कांग्रेस ने यहां जीत हासिल की। 1998, 2003 और 2008 का चुनाव बैक टू बैक कांग्रेस ने जीता। 1998 में कांग्रेस को 70 में से 52 सीटें मिली थी। 2003 में कांग्रेस ने 47 सीटें जीती और 2008 में 43 सीटों पर कांग्रेस के हाथ ने कब्जा किया। इस 15 साल में शीला दीक्षित दिल्ली की सीएम रही और दिल्ली की तस्वीर भी बदल दी। लेकिन एक बार हार का मुंह देखने के बाद कांग्रेस उबर नहीं पा रही है। क्यों? क्योंकि एंट्री हुई अरविंद केजरीवाल की। 2008 के बाद दिल्ली की सियासत में केजरीवाल की एंट्री हुई। अन्ना हजारे के आंदोलन को लॉन्चिंग पैड बनाया और शीला सरकार पर भ्रष्टाचार के ताबड़तोड़ आरोप लगाए। केजरीवाल खुद को कट्टर ईमानदार बताकर राजनीति में उतरे थे, पब्लिक को सपने दिखाए, राजनीति का नया विकल्प दिया। आम आदमी पार्टी बनाकर केजरीवाल ने पहला चुनाव 2013 में लड़ा। आपको 69 में से 28 सीटें मिली, जबकि बीजेपी ने 31 सीटें जीती थी। बीजेपी को सत्ता में काबिज होने से रोकने के लिए 8 सीट वाली कांग्रेस ने केजरीवाल को समर्थन दिया। यहीं से दिल्ली की सियासत में कांग्रेस का डाउनफॉल शुरू हो गया। 2015 के चुनाव में कांग्रेस 0 पर सिमट गई और बीजेपी 3 पर पहुंच गई और आम आदमी पार्टी ने 67 सीटें जीतकर अपने दम पर दिल्ली में सरकार बनाई। इसके बाद 2020 के चुनाव में भी दिल्ली की जनता ने आपको प्रचंड बहुमत दिया। कांग्रेस 0 पर रही, वहीं बीजेपी भी 8 सीटों पर सिमट गई, जबकि कांग्रेस के हिस्से में 0 ही आया। लेकिन बीजेपी ने हार नहीं मानी और 2025 के चुनाव में वो हुआ जिसकी केजरीवाल और कांग्रेस ने कल्पना भी नहीं की थी। मोदी के इंपैक्ट ने बीजेपी को 8 सीट से 48 सीटों पर पहुंचा दिया। ये कैसे हुआ, इस पर आइए करते चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो में हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं, अमिताभ तिवारी जी हमारे साथ हैं और समीर चौगावकर जी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। देखिए, पूरे देश जीतने वाली मोदी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के मन में दिल्ली नहीं जीत पाने की टीस तो हमेशा रही। लोकसभा चुनाव में क्लीन स्वीप करने वाली बीजेपी विधानसभा चुनाव में केजरीवाल से क्यों हार रही थी? 32 साल से दिल्ली में क्यों जीत नहीं मिल रही थी? ये दर्द दिल्ली बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की आंखों में हमेशा नजर आता था। लेकिन इस बार मोदी ने इस टीस को खत्म कर दिया और केजरीवाल को दिल्ली की सत्ता से उखाड़ फेंका। इसका जिक्र कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे
तो उन्होंने भी किया। अरविंद केजरीवाल के इमेज को कैसे डेंट किया, कैसे सभी जाति वर्ग को बीजेपी ने साधा, इसी पर आइए करते चर्चा। हर्षवर्धन जी, जब दिल्ली की बात होती है तो बीजेपी इतना अच्छा मैंडेट लेकर आएगी, ये भरोसा अरविंद केजरीवाल को तो खैर कम से कम नहीं था। वो तो बार बार कहते थे मोदी को अगला जन्म लेना पड़ेगा मुझे हराने के लिए। लेकिन चाहे ओबीसी समाज हो, चाहे दलित बाहुल्य सीट हो, चाहे जाट बाहुल्य सीट हो, सब पर बीजेपी ने एक मैजिक किया और इन तमाम जगहों पर बीजेपी को फायदा हुआ। कैसे 32 साल बाद बीजेपी ने करके दिखाया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में क्यों इतने समय तक नहीं रह पाई और 1993 का चुनाव जीतने के बाद कैसे वो गायब होती है और शीला दीक्षित ऐसा कब्जा दिल्ली पर करती हैं कि लगता है कि भाजपा कभी यहां आ ही नहीं पाएगी, तो उसकी जो सबसे बड़ी वजह थी उसको आज भाजपा को जरूर याद करना चाहिए। क्योंकि 49 और 48 का ज्यादा फर्क नहीं है, जिस तरह का मैंडेट था उसमें भी ज्यादा फर्क नहीं है। 93 के चुनाव में भी तीसरा कोण आया था जेडीयू और राष्ट्रीय जनता दल का, आज कांग्रेस तीसरा कोण है, वो भी ज्यादा फर्क नहीं है। और जो दिल्ली के नेताओं की आपस की कलह, आपस में हम बड़े कि तुम बड़े, ये सबसे बड़ा सबक है। इसको आज भाजपा के लोगों को जब मीटिंग करने जाएंगे, जब मुख्यमंत्री चुनने जाएंगे, तो सबसे पहले इसको जरा ठीक से ध्यान रख लेना चाहिए। क्योंकि मैंडेट तो मिला है, लेकिन 93 के मैंडेट और 2025 के मैंडेट में कई साम्य हैं। अब हुआ क्या कि शीला दीक्षित के बाद जब देश में नरेंद्र मोदी का एक, जिसको कहें कि नया नेता, नया युग, नया उभार चल रहा था, उसी वक्त अरविंद केजरीवाल यहां आ गए और एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी उसने पूरा जो अभी तक का दिल्ली का इक्वेशन था, पंजाबी, वैश्य, बाहर से कुछ लोग, एक तरह से बाहर से ही आए लोगों का शहर, दिल्ली किसी का शहर तो था नहीं, कुछ जगहों को छोड़ दें, वो जो पुरानी दिल्ली जिसको हम कहते हैं, तो कोई शहर तो था नहीं, बसता हुआ शहर। उस वक्त तो जमुना पार ही हुआ करता था। वो दिल्ली भारतीय जनता पार्टी नहीं समझ पाई। अरविंद केजरीवाल आए, जो नए लोग थे उनको आंदोलन की पार्टी दिखी और भाजपा के लिए वो 15 साल के साथ उसमें और 12 साल जुड़ गए, 11-12 साल, तो वो इतना लंबा संघर्ष हो गया। अब भाजपा जो आई है इसको समझना बहुत जरूरी है। यह भारतीय जनता पार्टी ने एक यूनाइटेड फेस दिखाया। 1.5-2 साल पहले अमित शाह ने जो रणनीति बनाई थी वो कारगर हुई। परवेश वर्मा को सांसद का टिकट न देकर नई दिल्ली में जूझने के लिए लगा देना और परवेश वर्मा का उसी ताकत के साथ जूझ जाना, यह सब काम कर गया। लेकिन जो सबसे बड़ी बात थी, बड़ा बेईमान नेता मिला दिल्ली को, बहुत बेईमानी की। इतनी बेईमानी कोई नेता नहीं करता है आमतौर पे कि अच्छा 10 साल बाद भी हो कहे कि अरे हम तो यमुना साफ ही नहीं कर पाए, और उसके पहले कहते थे कि हम तो अगर ना कर पाए तो भाई वोट मांगने नहीं आएंगे। ऐसा नेता जो कह रहा कूड़ा नहीं साफ कर पाए, कहता था कि देखो हम आ रहे हैं, हम कर देंगे। तो वो जो बेईमानी थी, पॉलिटिकल करप्शन जिसको हम कहते हैं, यानी नीयत की बेईमानी, उसके खिलाफ ये मैंडेट है। तो भारतीय जनता पार्टी को याद रखना पड़ेगा कि अब सब कुछ मोदी की गारंटी पे आया हुआ है। और सबके बाद आप बिना किसी हिचक के कह सकते हैं कि दिल्ली की जनता जो ये चेंज आपको दिख रहा है वो मोदी की गारंटी पर गई है। अरविंद केजरीवाल का जो अविश्वास था वो बड़ी वजह था, लेकिन जो लीड मिली है, क्योंकि अभी भी अरविंद की पार्टी के साथ 43% मतदाता खड़ा है। तो फ्रीबीज, मुस्लिम और बहुत हद तक जो पूर्वांचली मतदाता है, विशेष करके बिहार का जो मतदाता है, वो अभी भी अरविंद के साथ इंटैक्ट है। यह भारतीय जनता पार्टी को ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, इन चुनावों में विजय जी बहुत सारे बदलाव भारतीय जनता पार्टी ने किए। एक तरफ जिस पिच पर अरविंद केजरीवाल खेलकर बैटिंग किया करते थे, छक्के चौके लगाया करते थे, उसी पिच को भारतीय जनता पार्टी ने चुना। फ्रीबीज की पॉलिटिक्स, बड़ी बड़ी योजनाओं का ऐलान और हर रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कहना कि ये मोदी की गारंटी है, इसका इंपैक्ट तो दिल्ली की जनता पर पड़ा ही। लेकिन जो कोर वोटर आम आदमी पार्टी का समझा जाता था, वाल्मीकि समाज, वहां पर सेंधमारी की, धोबी समाज वहां पर सेंधमारी की, पूर्वांचली वोटर्स वहां पर सेंधमारी की, और जो मिडिल क्लास तबका है उसे भी कहीं ना कहीं बीजेपी अपनी तरफ खींचने में कामयाब हो पाई। देखिए, हर्ष जी ने बड़े करीने से और बड़े सलीके से पूरी के पूरे दिल्ली चुनाव को और भारतीय जनता पार्टी की ताकत को समझाया आपको। अब चुनाव के नतीजे क्या कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में 2% का वोट डिफरेंस है। तो ये तो और ज़्यादा बड़ी जीत मानता हूँ भारतीय जनता पार्टी की। एक ताकतवर लड़ाई के बाद वो जीते। ऐसा नहीं है कि केवल अरविंद केजरीवाल को खिलाफ मैंडेट था, उन्होंने भी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी उनसे आगे बढ़ी है। तो इस जीत को मैं और ज़्यादा मजबूत जीत के तौर पर देखता हूँ भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि कमज़ोर हो जाए, बिल्कुल एक मैंडेट हो जाए कि नहीं मिला, ऐसा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल को राइट ऑफ कर दिया है दिल्ली की जनता ने।
42-43% वोट दिए हैं और 22 सीटें भी उनको मिली हैं। आपने जो बात कही वो बिल्कुल ठीक है कि आम आदमी पार्टी के पिच पर ही आपको लड़ना पड़ा। लड़ाई का रूल ये होता ही है कि जब तक आप उस पिच को नहीं समझेंगे, अपने प्रतिद्वंदी, अपने दुश्मन जो भी है, तो कैसे लड़ाई लड़ेंगे। जो अक्सर मैं आरएसएस के लेकर कहता हूं कि आरएसएस के जितने विरोधी हैं वो अभी तक आरएसएस से जीतने में मोटे तौर पर कामयाब इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि वो आरएसएस के पिच को ही नहीं समझते। वो आरएसएस को 1950, 1960, 1970 या जो 1925 से समझते होंगे कि वो ब्राह्मणों की पार्टी है, अपर कास्ट का संगठन है, वो समझते हैं, इसलिए वो उसी पर लड़ रहे हैं। वो तो संगठन ही पता नहीं कहाँ चला गया है। उसके पास देश के हर हिस्से, हर इलाके, हर भाषा, हर जाति, सब तरह के लोग उसमें आ गए और आप अभी लड़ रहे हैं। इसलिए ये वैसा ही है कि आप जेट युग में आ जाएं और तीर कमान लेकर चल रहे हैं, क्योंकि आपने महाभारत में देखा था कि वही उसी से तीर कमान से लड़ाई जीतते हैं। जिस जगह पर आ गए हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूरी था कि कम से कम केजरीवाल का जो पिच है उस पर आया जाए और उसमें नरेंद्र मोदी के नाम ने वो चुनाव को पलटा कि जो पिच है उस पर जो गारंटी है, क्रेडेंशियल्स हैं। दो चीज़ों पर चुनाव हुआ, ये क्रेडेंशियल्स पर, क्रेडिबिलिटी पर और गारंटी पर। अरविंद केजरीवाल की गारंटी पर मोदी की गारंटी भारी पड़ी, वो इसलिए क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने अपने क्रेडिबिलिटी को खोया है पिछले 10 साल में, जिसका जिक्र अभी हुआ। जाहिर तौर पर वैसे भी नरेंद्र मोदी की क्रेडिबिलिटी अरविंद केजरीवाल से ज़्यादा है। गारंटी जब उन्होंने दी, पूरे चुनाव में आप देखिए नरेंद्र मोदी ने अभी महाराष्ट्र के चुनाव में, हरियाणा के चुनाव में नहीं कहा था, लेकिन दिल्ली के चुनाव में उन्होंने कहा कि दिल्ली मैं देखूंगा। समझे? तो मतलब मेरी गारंटी, क्योंकि वहां पर पार्टी का तो कोई फेस नहीं था। हाँ। और ये बात पर भी हमने पहले चर्चा की थी कि यदि पार्टी अपना फेस बनाती तो मजबूत नहीं रहती, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के मुकाबले में दिल्ली प्रदेश में कोई वैसा चेहरा नहीं था। तो नरेंद्र मोदी वर्सेस अरविंद केजरीवाल हुआ तो मोदी जी की क्रेडिबिलिटी, क्रेडेंशियल्स और उनकी गारंटी, जब उन्होंने कहा कि 8 मार्च को महिलाओं के खाते में 2500 रुपए मिलेंगे, तो ये भारी पड़ गई गारंटी। उन्होंने कहा यमुना को मैं साफ करूंगा, यमुना रिवर फ्रंट बनाएंगे, दिल्ली का डेवलपमेंट करेंगे। और ये दिल्ली का डेवलपमेंट और ये सारी चीज़ें उनके पिछले 10 साल की उनका जो कामकाज है उससे उसको जोड़ती है। तो लोगों ने उसको ज़्यादा मजबूती से रखा, उस पर काम किया। और दूसरा, पार्टी के जो लीडर्स थे उनमें लड़ाई को रोकने की कोशिश की कि हम बड़ा तुम बड़ा का झंझट ही खत्म कर दिया उन्होंने। कोई बड़ा ही नहीं था वहां पर, कोई पार्टी की लीडरशिप उस तरह से नहीं थी, वो भी एक बड़ा कारण बना। लेकिन ये ध्यान रखिए कि ये जो 43% वोट मिला है, इसका मतलब जो जिस पर हम पहले भी चर्चा करते रहते वैसे कि जो झुग्गी झोपड़ी का वोट है, दलित का वोट है, पिछड़े का वोट है, उसका मोटा हिस्सा आज भी अरविंद केजरीवाल पर और उनके फ्री बीज पर भरोसा करता है। तो इसका मतलब एक तो देश की राजनीति में ये हो गया कि ये फ्री बीज की पॉलिटिक्स जाने वाली नहीं है। इस पर तो है। अब उसमें आपको हमेशा एड ऑन करना पड़ेगा फ्री बीज की पॉलिटिक्स, प्लस आप क्या कर रहे हैं वो सारा काम है। और थोड़ा सा मदद कांग्रेस ने कर दी, लेकिन मैं कांग्रेस की मदद को बहुत महत्वपूर्ण उस तरह से नहीं मानता, भले ही वो 12 सीटों पर दिखाई दे। एक लाइन में बस थोड़ा सा, चूंकि विजय जी से मेरा यहाँ मतैक्य नहीं है, मतभेद है, बाकी बातें एकदम दुरुस्त है। मैं ये मानता हूं कि ये मजबूरी में फ्री बीज पॉलिटिक्स की तरफ भाजपा गई, लेकिन भाजपा अगर फ्री बीज पॉलिटिक्स पर टिकेगी तो उसका बड़ा नुकसान होगा। उसे सुशासन वाली राजनीति, अगर यमुना रिवर फ्रंट अगले 2-3 सालों में बनता दिखेगा तो फ्री बीज पॉलिटिक्स अगर कम भी होगी तो उसको जनता मानेगी कि बड़ा काम हुआ। अगर दिल्ली को ट्रैफिक जाम से, जहरीली हवा से निजात मिलेगी तो जनता मानेगी कि ये छोटे मोटे काम अगर नहीं करें, 100-200, 1000-2000 रुपए हमारे खाते में नहीं डाले तो चलेगा। और मुझे लगता है नरेंद्र मोदी जैसे नेता से जो उन्होंने करके दिखाया है, जिसके लिए ब्रांड मोदी जाना जाता है, वो गवर्नेंस लाएंगे, डेवलपमेंट को उस जगह पर पहुंचाएंगे कि ऐसी फ्री बीज पॉलिटिक्स की जगह कम हो। और मैं निजी तौर पर तो इसका घनघोर विरोधी हूं। यह भी मानता हूं कि यह देश विरोधी राजनीति होती है जब आप इस तरह से करते हैं, क्योंकि आप इस तरह की राजनीति करके देश को अकर्मण्य बनाते हैं और इसमें सारी पार्टियां शामिल हैं। देखिए, 3 अलग अलग पार्टी दिल्ली में चुनाव लड़ रही थी। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जिसने सरकार बना ली, एक तरफ आम आदमी पार्टी है। नुकसान हुआ लेकिन वोट शेयर में बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, बहुत अंतर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में नहीं। और तीसरी पार्टी है कांग्रेस, जिसने 15 सालों तक शासन तो किया लेकिन लगातार जीरो पर आ रही है, वोट शेयर लगातार घट रहा है, कैंडिडेट्स पूरी तरीके से हार रहे हैं। और इन तीनों ही पार्टी के लीडर्स की अप्रोच क्या है इस चुनाव के बाद, वो एक बार आपको सुनवा देते हैं। जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है,
उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। आज दिल्ली में, दिल्ली के लोगों में एक उत्साह भी है, एक सुकून भी है। उत्साह विजय का है और सुकून दिल्ली को आपदा से मुक्त कराने का है। साथियों, मैंने हर दिल्ली वासी के नाम एक पत्र भेजा था और आप सबने हर परिवार में मेरा एक पत्र पहुंचाया था और मैंने दिल्ली से प्रार्थना की थी कि 21वीं सदी में भाजपा को सेवा का अवसर दीजिए, दिल्ली को विकसित भारत की विकसित राजधानी बनाने के लिए भाजपा को मौका दीजिए। मैं दिल्ली के हर परिवारजन को मोदी की गारंटी पर भरोसा करने के लिए दिल्ली वासियों को सर झुका करके नमन करता हूं। I think it was very obvious from all our meetings in Delhi and whichever people I was meeting that people wanted change. They were fed up of the way things were and they wanted change. I suppose they voted for change. My congratulations to all those who have won. And for the rest of us, it just means we have to work harder and we have to stay there, be on the ground and be responsive to the people's issues. तीनों पार्टियों का यहां पर समीर जी हमने अप्रोच देख लिया। एक बार मोदी फिर अपनी मोदी की गारंटी पर लोगों से बातचीत कर रहे हैं, संवाद स्थापित कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल बिना किसी नैरेटिव के अपनी इस हार को स्वीकार कर रहे हैं, जनता के जनादेश को स्वीकार कर रहे हैं। और तीसरी पार्टी है कांग्रेस। पहले तो प्रियंका गांधी ये कह रही थी कि फॉलो नहीं कर रही हूं मैं नतीजों को, अब वो कह रही हैं कि बदलाव चाहती थी दिल्ली की जनता, लेकिन वो वजह नहीं बन पाई बदलाव की, बीजेपी को वोट चला गया सारा। देखिए, प्रियंका गांधी का ये जो बयान आया है, मुझे लगता है अगर आप राहुल गांधी का अगर बयान देखोगे 2014 के हार के बाद, 2019 के हार के बाद और 2024 के हार के बाद, तो वैसे ही रहे कि जनता कांग्रेस को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं रही है, प्रधानमंत्री मोदी पे भरोसा रहा है। अगर प्रियंका गांधी बात कहती है कि जनता बदलाव चाहती थी, तो भाई कांग्रेस तो आज कहाँ है? 2015 में देखो तो आप खाता नहीं खोल पाते, 2020 में आपका खाता नहीं खुलता और 2025 के चुनाव में आप दिल्ली में खाता नहीं खोल पाते हो। संगठन कांग्रेस का कहाँ है? राहुल गांधी को जब दिल्ली में चुनाव प्रचार अभियान करना था, लगातार यहाँ बैठकें करनी थी, लगातार डोर टू डोर कैंपेनिंग करनी थी, पार्टी के कार्यकर्ताओं को उत्साह बनना था। राहुल गांधी कर्नाटक के बेलगामी चले जाते हैं, वहाँ पर जय बापू जय भीम और जय संविधान की रैली करते हैं। फिर हम महू मध्य प्रदेश के चले जाते हैं चुनाव के बीच में, वहाँ पर जय बापू जय भीम और जय संविधान की वो रैली करते हैं। बीच में 4-5 दिन वो बीमार हो जाते हैं, कहते हैं कि बीमार है, सारी रैलियाँ उनकी दिल्ली की कैंसिल हो जाती है। प्रियंका गांधी औपचारिकता निभाने 2 रैली में चली जाती है। तो कांग्रेस अगर इस तरीके से काम करेगी तो क्या कांग्रेस उम्मीद करती है कि जनता उनको वोट देगी? मुझे तो इस बात का आश्चर्य है कि उनका वोट बैंक बढ़ कैसे गया, 2 से 2.5% उनका वोट बैंक बढ़ा है। मुझे लग रहा है ये एक बड़े आश्चर्य की बात है कि वो 2.5% लोग कौन है जिन्होंने कांग्रेस पर उम्मीद जताई है कि ये कुछ बेहतर करेंगे अरविंद केजरीवाल की जगह। तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस की स्थिति उससे भी बदतर महसूस हो रही थी। देखिए, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के अंदर यही एक सबसे बड़ा फर्क है संगठन का। प्रधानमंत्री मोदी हो या उसके पहले की भारतीय जनता पार्टी हो, लगातार जमीनी स्तर पर संगठन के लिए काम करते रहते हैं। और दिल्ली और बंगाल तो 2 ऐसे चुनाव रहे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हारती रही है। लेकिन आज बंगाल में भी आप देखिए 3 विधायकों से 70 विधायक तक चली जाती है। आज भारतीय जनता पार्टी के बंगाल में 12
विधायक है, 12 सांसद है और आज अगले चुनाव की तैयारी भारतीय जनता पार्टी वहां लगातार कर रही है। तो मुझे लगता है कि संगठन की एक पार्टी है जो प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि भाई संगठन सर्वोपरि है और संगठन अगर मजबूत होगा, मेरा बूथ सबसे मजबूत होगा तो हम चुनाव जीतेंगे। जो प्रधानमंत्री बूथ के मैनेजमेंट की बात करता हो, बूथ का सम्मेलन करता हो और बूथ के प्रभारियों से अगर सीधे बात करता हो कि आपको बूथ कैसे मेंटेन करना है, जो मध्य प्रदेश के चुनाव में कहता है कि 370 सीटें अगर लोकसभा में हमें लाना है तो वो कैसे आएंगे कि आप हर बूथ पे 370 सीटें वोट बढ़ाइए पार्टी का। तो इस तरह का जो संगठन देखने वाला नेता पार्टी में हो, अमित शाह जैसा नेता हो जो 24 घंटे संगठन के लिए काम करते हो, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की किसी भी स्तर पे तुलना नहीं हो सकती। ना नेता के रूप में तुलना हो सकती है, ना संगठन के रूप में तुलना हो सकती है। में रहते हैं बीजेपी के जितने भी बड़े नेता हैं, खासकर प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह, लेकिन इसमें जो एक तीसरे प्लेयर हैं अरविंद केजरीवाल, अमिताभ जी, वो इतने कमजोर भी नहीं हुए। इतना भारी एंटी इनकम्बेंसी की बात, इतनी नाराजगी की बात, इतने सारे नैरेटिव बनाए गए, लेकिन वोट शेयर में बहुत ज्यादा अंतर है नहीं। और यही बेसिक अंतर कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल में है कि कम से कम अभी तो अपनी हार को वो सहज रूप पर स्वीकार कर रहे हैं। हाँ, एसेंशियली देखिए, कोई भी चुनाव जब होता है तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट एक क्रिएट किया जाता है। बिना कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किए वोट बैंक्स में आप चुनाव जीत नहीं सकते। तो यहाँ पे क्या एक क्लियर महिलाओं में और एक सोशो इकोनॉमिक क्लास में एक डिवाइड क्लियरली दिख रहा है हमको कि अभी भी 43% अगर वोट शेयर है आम आदमी पार्टी का, तो ये प्राइमरीली किससे आ रहा है। इसमें अगर आप एक्सिस का भी सर्वे देखेंगे जो कि सही हुआ अल्टीमेटली, उसमें 44% महिलाओं ने आम आदमी पार्टी को वोट किया, 46% ने भाजपा को। यानी वहां पर भाजपा का आम आदमी पार्टी का ठीक ठाक परफॉर्मेंस रहा है। दूसरा, अगर आप देख लें कि किस किस वर्ग ने वोट किया है, तो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे भाजपा की लीड आम आदमी से के खिलाफ जो थी वो बढ़ती जाती थी। तो इसका मतलब है कि जहां गरीब, जैसा हर्षवर्धन जी ने कहा, अभी भी कई पूर्वांचली, अगर आप सीटों की बात करेंगे तो 17 में से 8 आम आदमी पार्टी ने जीती है और 9 भाजपा ने, अगर पूर्वांचली सीटों की बात करेंगे तो गरीब गुरबा सेक्शन ऑफ पूर्वांचलीज, महिला वोटर्स, लोअर मिडिल क्लास एक चंक जो है। और अगर आप देखेंगे तो भाजपा और कांग्रेस, ये पुश्तैनी तो नहीं बोलना चाहिए, ट्रेडिशनल लड़ाई है यहाँ पर। 50% भाजपा, 50% कांग्रेस का वोट शेयर है, वही है लगभग आज भी। अब वो कांग्रेस का वोट शेयर आम आदमी पार्टी को शिफ्ट हो गया, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का वोट ऐड कर लीजिए 50 और 50 भाजपा और अदर्स का वोट है। तो वो वोट ब्लॉक है अभी भी, क्योंकि सिग्निफिकेंट कोई 50% से ऊपर वोट शेयर किसी राज्य के चुनाव में बहुत कम देखने को हमको मिलता है। 40-45 पे लीडर रहता है, तो एक वोट बेस जरूर है उनके पास। और अब देखना होगा कि इस हार के बाद क्या स्ट्रैटेजी रहती है।